वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स एक इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, या मैं कह सकता हूँ बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो बने हुए होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, या मैं ऐसा कह सकता हूँ इट इज़ अ ग्रुप ऑफ नॉन नाइट्रोजनस कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ओनली। इनके बेस्ट एग्जाम्पल्स है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन एक्स्ट्रा। अगर बायोलॉजिकल वर्ल्ड की बात की जाए, या मैं कहूँगा बायोमॉलिक्यूल्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स ही रहते हैं और सबसे ज़्यादा एबंडेंट भी यही रहते हैं। और अर्थ में जो बायोमास है, या मैं बोलूँगा ऑर्गेनिक मैटर है, उसका 50% सिर्फ कार्बोहाइड्रेट रहता है। और वी कैन से कार्बोहाइड्रेट्स मेक 50% ऑफ ड्राई वेट ऑफ अर्थ बायोमास। और कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट मॉलिक्यूल है जो प्लांट्स सिंथेसाइज करते हैं इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो सबसे पहला मॉलिक्यूल बनता है बायोमॉलिक्यूल, वो है ग्लूकोज। और ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट हर एक ऑर्गेनिज्म में मौजूद रहते हैं, हर एक ऑर्गेनिज्म में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो दीज प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स को हम डे टू डे लाइफ की चीज़ों में भी इस्तेमाल करते हैं, यानी डे टू डे लाइफ में जो मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं उनमें बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे हैं जो हमें कार्बोहाइड्रेट्स से मिलते हैं। फॉर एग्जांपल पेपर सेलुलोज का बना हुआ रहता है, या स्टार्च से हम बायोप्लास्टिक बना सकते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स लाइक रेयॉन, वो भी कार्बोहाइड्रेट है। इसी तरह से एक्सप्लोजिव्स लाइक नाइट्रोसेलुलोज एक्स्ट्रा, ये भी हम कार्बोहाइड्रेट से बनाते हैं, ये भी कार्बोहाइड्रेट ही है। तो यानी कमोडिटीज़ में, यानी डे टू डे लाइफ की यूज़फुल चीज़ों में, जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं चीज़ें, उनमें भी कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। और मैंने आपसे पहले ही कहा कि जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के दौरान सबसे पहला मॉलिक्यूल बनाते हैं वो है ग्लूकोज, और वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है जो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। अब ये कार्बोहाइड्रेट जो टर्म है ये आई कहाँ से? देखो, कार्बोहाइड्रेट टर्म दी थी सिगमंड ने, या इसे हम श्मिट कहते हैं, जिसने दी थी 1844। कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकराइड्स भी कहते हैं, ये बात याद रखना। और अगर हम डेफिनेशन देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की, तो ये डेफिनेशन आई है एक्चुअली फ्रेंच वर्ड से। उस फ्रेंच वर्ड का जो मीनिंग है वो है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यानी हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को पहले कार्बोहाइड्रेट्स कहते थे, इसीलिए इसका नाम भी कार्बोहाइड्रेट पड़ गया, यानी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ये फ्रेंच वर्ड हाइड्रेट दी कार्बन से आया है, यानी फ्रेंच लोग इसको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहते थे, क्योंकि बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स, या मैं कहूँगा कि मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स जो रहते हैं, दीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ जनरल फार्मूला दैट इज CxH2OY, यानी ये इस फार्मूला से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स को, या मेजॉरिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को। जबकि ये X जो है ये ग्रेटर देन 3 रहना चाहिए, और H2O जो है, यहाँ पे आप देखेंगे ये वाटर मॉलिक्यूल है, तो इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 रेशो में है। तो जो भी इस फार्मूला को ओबे करेगा वो कार्बोहाइड्रेट है अकॉर्डिंग टू दिस ओल्ड डेफिनेशन। लेकिन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो इस डेफिनेशन को या इस फार्मूला को ओबे नहीं करते। फॉर एग्जांपल बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हैं जो इस फार्मूला को ओबे नहीं करते। इनमें मैंने जो पहला एग्जांपल लिया है वो है रेमनोस। रेमनोस का फार्मूला C6H12O5। यहाँ पे H2O का ये मल्टीमर नहीं, या मैं बोलूँगा पॉलीमर नहीं, या मैं बोलूँगा ऐसा कि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 रेशो में बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये इस पे फिट नहीं बैठता। इसी तरह से इस 2-डीऑक्सीराइबोस जो एक शुगर है, जो एक कार्बोहाइड्रेट है, इस पे भी ये फार्मूला फिट नहीं बैठता, क्योंकि यहाँ पे भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 रेशो में नहीं है। इस तरह से रेमनोहेक्सोस C7H14O6, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 रेशो में नहीं है, तो ये भी इस फार्मूला पे फिट नहीं बैठते। इसी तरह से कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो इस फार्मूला को ओबे करते हैं।
यानी इस फार्मूला को ओबे करते हैं लेकिन फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। फॉर एग्जांपल एक है फॉर्मल्डिहाइड, देखो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का अगर हम देखेंगे तो ये हाइड्रेट ऑफ कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 रेशो में है, CH2O फॉर्मल्डिहाइड जिसे हम कहते हैं, जिसे हम ऐसे बनाते हैं फॉर्मल्डिहाइड। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास में एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड मीन्स CH3COH, इसको अगर हम कंडेंस करेंगे तो हम लिख सकते हैं C2H4O2। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 रेशो में है, देखो यानी ये इस फार्मूला को ओबे करते हैं, लेकिन एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसी तरह से लैक्टिक एसिड C3H6O3, ये भी इस फार्मूला को ओबे करता है, जनरल फार्मूला को, लेकिन ये भी लैक्टिक एसिड भी कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अब चूंकि इस डेफिनेशन में कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसमें सभी कार्बोहाइड्रेट्स फिट नहीं बैठ रहे थे, या कुछ कंपाउंड्स आए थे ऐसे भी थे जो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं थे, फिर भी वो इस फार्मूला को ओबे करते थे, इस फार्मूला में फिट बैठते थे। इसलिए एक नई डेफिनेशन दी गई जिसे हम न्यू डेफिनेशन की कहते हैं। तो नई डेफिनेशन के अनुसार हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स को कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, या ऐसे कंपाउंड्स जिनका अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस, उनसे अगर हम पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स निकाल सकते हैं, या अगर हमें वहाँ से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स मिलते हैं तो उनको हम कहते हैं दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम ये कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स बट हैविंग एट लीस्ट 1 कायरल कार्बन या 1 एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है। या मैं ऐसे कंपाउंड्स को भी कार्बोहाइड्रेट्स कहता हूँ जिनको अगर हम हाइड्रोलाइज करेंगे और हाइड्रोलिसिस के बाद में उन कंपाउंड से इस तरह के पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स विद 1 कायरल कार्बन या 1 एसिमेट्रिक कार्बन निकल जाए तो उनको भी हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सेलुलोज को हाइड्रोलाइज करेंगे तो वहाँ से ग्लूकोज निकलेगा, तो ग्लूकोज इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड विद मैनी कायरल कार्बन्स। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी। जैसे यहाँ पे मैं ग्लूकोज की बात करता हूँ, ये डी ग्लूकोज है, इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप है और बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसलिए मैं इसको कहता हूँ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो इसमें ये जो कार्बन्स है, दीज कार्बन्स आर एसिमेट्रिक कार्बन्स, ठीक है। तो कम से कम एक एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए या एक कायरल कार्बन होना चाहिए। इसी तरह से फ्रक्टोस जो है ना, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप तो नहीं है लेकिन कीटो ग्रुप है, सो मैं इसको कह सकता हूँ इट इज़ हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। और इसमें भी कायरल कार्बन 1 2 3 कायरल कार्बन यहाँ पे है, या एसिमेट्रिक कार्बन है। तो ऐसे कंपाउंड जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स हों या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हों, ठीक है, और जिनमें कम से कम एक कायरल कार्बन हो, उनको हम कहते हैं दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स या सैकराइड्स, ठीक। या ऐसे कंपाउंड्स जिनको अगर हम हाइड्रोलाइज करेंगे, जिस तरह से स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन या सक्रोस वगैरह, इनको अगर हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो उनसे ये कंपाउंड्स निकलते हैं, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स भी निकलते हैं। अब हम एक सिंपल सा मॉलिक्यूल लेंगे, 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल है यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड, तो इसमें CHO ग्रुप है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी है, यहाँ पे एक OH ग्रुप, यहाँ पे भी एक OH ग्रुप, और इसमें एक कायरल कार्बन भी है। तो मैं इसको कह सकता हूँ ये ग्लिसरल्डिहाइड जो है ये कार्बोहाइड्रेट है, इसको मैं कार्बोहाइड्रेट कह सकता हूँ या इसको मैं सैकराइड कह सकता हूँ। लेकिन अगर मैं ये वाला लूँगा, ये डाइहाइड्रोक्सी कीटोन है, डाइहाइड्रोक्सी कीटोन, इसमें भी 3 कार्बन, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप, एक कीटो ग्रुप है। इसमें लेकिन कायरल कार्बन कहीं पे मौजूद नहीं। कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन मीन्स वो कार्बन जिस पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स हों, जैसे इस पे CHO ग्रुप है, H है, OH, CH2OH। यहाँ पे ऐसा कोई कार्बन नहीं है, कोई कायरल कार्बन नहीं है, इसलिए मैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन को कार्बोहाइड्रेट नहीं कह सकता या मैं इसको सैकराइड नहीं कह सकता। और आप लोगों को ये याद रखना चाहिए, ये बात दिमाग में रखनी चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स में
चाहे ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो या फिर सक्रोज, जो भी है, चाहे मोनोसेक्राइड हो या डाइसेक्राइड, इनमें ये जो एल्डिहाइडिक और कीटो ग्रुप है ये फ्री नहीं रहते हैं, ये हेमी एसिटल फॉर्म में रहते हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड को छोड़ के बाकी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें ये जो एल्डिहाइडिक ग्रुप या कीटो ग्रुप है ये हमेशा फ्री नहीं रहता, बल्कि ये हेमी एसिटल फॉर्म में रहता है। और ये हेमी एसिटल फॉर्म क्या है ये आप खुद भी देख लेना, और हम आने वाले लेक्चर्स में इसको डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे, क्योंकि ये लेक्चर बड़ा हो रहा है तो आप भी बोर हो जाएंगे, इसलिए 10 मिनट का लेक्चर काफ़ी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए फ़िलहाल बाय।